रवि खत्री सर, सादर प्रणाम। आपका स्वागत है कार्यक्रम जिसका नाम है भारतीय पर अमेरिकी अंबर। तो इसमें जो भारत के पंछी हैं वो अमेरिका के आसमान में कैसे आए, उनका सफ़र कैसा रहा, तो इसके बारे में आपके अनुभव हम जानना चाहेंगे, ताकि इस अनुभव से जो आने वाली पीढ़ी है या लोग जो इंस्पिरेशन रखते हैं कि यहाँ पे आके कुछ करेंगे, तो उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कब आए थे अमेरिका में? नमस्ते। थैंक यू नवीन जी हमारे बारे में सोचने के लिए। सो आपने पूछा कि हम कब आए थे, तो हम आए थे 1982 में, जी 81 में एक्चुअली। तो हम एक्चुअली 81 में कनाडा आए थे पहले। जी जी। हम आए थे एज ए स्टूडेंट। अच्छा। तो हमने मास्टर्स की थी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से, एमस्टैट, मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो हम पीएचडी करना चाहते थे। तो हम अपने प्रोफेसर के पास गए और उनसे पूछा कि हम पीएचडी करना चाहते हैं। तो बोले आईएसआई में कर सकते हो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में। लेकिन इंडिया में पीएचडी करने में प्रॉब्लम ये थी, वैसे तो ये वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, लेकिन समय बहुत लगता है जी। सो आमतौर पे 6-7-8 साल लग जाते हैं। ठीक। और ऐसे हमारी परिस्थिति भी नहीं थी और कितना समय हम दे सकें लीजरली पीएचडी करने के लिए। तो उन्होंने कहा, तो हमने बताया कि हमें क्या इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा या तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में जाओ कनाडा में, अगर तुम्हें पीएचडी करनी है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग वगैरह में, वो हमारा एक इंटरेस्ट था। अगर तुम्हें मल्टीवेरिएट एनालिसिस में करनी है, वो हमारा दूसरा इंटरेस्ट था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग जाओ। तो हमने दोनों जगह अप्लाई किया, हमें दोनों जगह एडमिशन मिल गया। तो हम पहले वाटरलू आए, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में। तो एक सेमेस्टर हो ही रहा था कि उसे उन्होंने अनाउंस किया कि वो ट्यूशन फीस इंक्रीज़ करने वाले हैं, ऑलमोस्ट डबल करने वाले हैं। हम लोग पैसा मिलता था $300। हाँ। तो हमारे तो मतलब हाथ पाँव ठंडे हो गए कि ट्यूशन फीस कैसे देंगे। तो नए नए थे, इतना समझ नहीं आता था, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन हमारे पास चूँकि दोनों का एडमिशन था ऑलरेडी, पिट्सबर्ग वाला, तो हमने उन्हें कॉल किया और कहा कि हम आना चाहते हैं, और नेक्स्ट सेमेस्टर हम मूव कर गए। तो इन सम सेंस पता नहीं वो गलती थी या नहीं थी, वाटरलू में भी रह सकते थे, हम वहाँ अच्छा कर रहे थे। लेकिन हम पिट्सबर्ग में आए। सो बेसिकली हम जनवरी 15 आई थिंक 1982 में हम पिट्सबर्ग आ गए। वाटरलू से बस ली, बस से बफेलो आए बॉर्डर क्रॉस करके, और बस से फिर पिट्सबर्ग आ गए। तो पिट्सबर्ग में बेसिकली एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन हैं, उनका नाम है C.R. राव के। वो वैसे आईएसए के डायरेक्टर रह चुके हैं। मतलब बेसिकली उनको स्टैटिस्टिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। स्टैटिस्टिक्स में नोबेल प्राइज़ शुरू हुआ है कोई 7-8 साल पहले। जी। तो उनको मिला लास्ट ईयर 2023 में। तो उनके साथ बेसिकली हम पीएचडी करना चाहते हैं, तो हम वहाँ आ गए। तो बेसिकली 1982 में हम वहाँ आ गए, और फिर 3.5 साल में हमने पीएचडी अपनी ख़त्म कर ली। जी, टोटल 3.5 साल आपको? हाँ, मतलब पिट्सबर्ग में, और 4 महीने वाटरलू में, तो टोटल 4 साल आने के बाद। जी जी। तो जब आप इंडिया छोड़े थे, उस समय का भारत कैसा था? उस समय इकोनॉमिकल, सोशल, आपके हिसाब से? जब हम इंडिया हमने छोड़ा, तो आई मीन वो शायद आजकल की जनरेशन को लगेगा स्ट्रेंज कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो 1981 था, और 1971 में बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई थी, बांग्लादेश क्रिएट हुआ था। 1977 इमरजेंसी लग गई थी, इमरजेंसी फिर ख़त्म ही हुई थी। इमरजेंसी कब 74 में लगी थी, राइट? फिर ख़त्म हुई थी। और बेसिकली पॉलिटिकली काफ़ी अनस्टेबल था इंडिया। जनता पार्टी आ रही थी, फिर कांग्रेस बेसिकली चली गई थी। काफ़ी टर्बुलेंट था, बहुत अनसर्टेनिटी थी। कंट्री बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था उस समय। असल में आप उस समय की इंदिरा गांधी अमेरिका में विज़िट की थी, और उससे पहले तो निक्सन उस समय प्रेसिडेंट थे हमारे आने से पहले। तो अगर वो आपको यूट्यूब में वो वीडियो देखें, सो बेसिकली यू विल सी दैट हाउ शी हरसेल्फ परसीव्ड इंडिया
as a country जी which basically need basic things, and we are not trying to compete or look like America ऐसा करके. जी So बिल्कुल उस समय विज़न ही बहुत डिफरेंट थी इंडिया की. सो इट वाज अ कंट्री स्टैग्नेंट था थोड़ा. हाँ. एक्चुअली काफ़ी था, और इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था, इतनी एम्बिशंस भी नहीं थी कि बेसिकली हम जी दुनिया के बड़े कंट्री बने के. तो काफ़ी गरीबी वगैरह प्रॉब्लम थी. अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत था. हम्म, तो और अलावा उसके मतलब इफ़िशियंसी भी नहीं थी इंडिया में, इतनी जी. इंडस्ट्री भी नहीं थी. और दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि हम पीएचडी के लिए यहाँ आए. जैसे हमने कहा कि वहाँ 7-8 साल लगते हैं पीएचडी करने में, एंड बेसिकली दैट वाज वन ऑफ रीज़न कि इतनी ब्यूरोक्रेसी वगैरह थी, जी एंड प्रोफेसर वगैरह को भी इतना फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी, तो समय ज़्यादा ही लगता था. तो इसीलिए हम आना चाहते थे. तो वैसे आईएसआई से लोग आते जाते थे अमेरिका, काफ़ी, ISI. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. अच्छा जी थैंक यू. सो वहाँ से लोग मतलब विजिटिंग प्रोफेसर बन के यहाँ आते थे, बहुत स्टूडेंट भी आते थे. तो बेसिकली हमने सोचा कि यहीं पीएचडी करनी चाहिए अमेरिका में. हम्म, तो उस समय तो बेसिकली वातावरण इंडिया का जो था आज जैसा नहीं था. आज तो इंडिया एक कॉन्फिडेंट कंट्री है, जी. एंड बेसिकली इंडिया की लॉट ऑफ एस्पिरेशंस हैं. हाँ हाँ. ऐसा नहीं था उस समय. हम्म, तो बेसिकली हम फिर पीएचडी के लिए यहाँ आए. हमारे यही प्लान था कि पीएचडी के बाद इंडिया वापस जाएंगे. हम्म, लेकिन जैसे आप बात करेंगे बताएंगे कि हाँ. क्यों नहीं गए वगैरह वगैरह. जी, जी. सो बेसिकली आपने पूछा इंडिया कैसा था, हाँ. तो बेसिकली वही आइडिया था. Not so confident. not so confident, not many aspirations, okay, struggling, जी. even politically we did not know where it's going जी. because emergency हुई थी, और जनता पार्टी वगैरह जो थी बहुत हम्म, they were not very unified, so बहुत country in some way fractionated था. जी जी. so yeah. तो यहाँ आने का मकसद आपने लगभग बता ही दिया है. तो कुछ स्पेसिफिक था यहाँ के पीएचडी करने के बाद इंडिया वापस जाने का प्लान था, या फिर so हम पर्पस क्या था? पीएचडी करने के बाद हमारा तो इंडिया जाने का प्लान था. जी. मतलब पूरा हमारा यही था कि हम जाएंगे. हम्म, लेकिन बेसिकली हमने जब पीएचडी ख़त्म की तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे वापस जाने को. लिटरली. सो समझ लीजिए कि हम लोग बेसिकली स्टूडेंट थे, हैंड टू माउथ रहते थे. हमें शायद $350 मिलते थे पिट्सबर्ग में हाँ हाँ. महीने के, और बड़ी मुश्किल से चलाते थे खर्चा. मतलब हम लोग खुश थे, बट इन द सेंस स्टिल ये कि हमें मालूम था हमारा पर्पस क्या है. पर्पस है पीएचडी करना. सो वो प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन जब ख़त्म की पीएचडी हमने, तो हमने मई में पीएचडी ख़त्म की, तो हम सोच रहे थे इंडिया जाने का, लेकिन पैसे ही नहीं थे. हम्म, तो बेसिकली हम उससे पहले थोड़ा जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे, इसीलिए ना कि शायद एक आध साल रुकना पड़े. हाँ हाँ. तो हमें जॉब मिला, हमने फैकल्टी का जॉब मिला एज असिस्टेंट प्रोफेसर, टेन्योर ट्रैक असिस्टेंट प्रोफेसर इन नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी में. हम्म, तो हम वहाँ चले गए 4 साल. तो हम वहाँ रहे, लेकिन हमारा हरदम मन था इंडिया वापस जाने का. जी. तो हमें ये था कि चूँकि हम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में पढ़े थे, हमारे एडवाइज़र काफ़ी वेल नोन थे, जी. तो हमें ये था कि इंडिया में अगर करें तो शायद मिल जाए. ओके. तो हमने मतलब आईएसआई में लिखा कि हम समर में आना चाहते हैं. आईएसआई के उसमें डायरेक्टर जो थे उनको लिखा कि हम एक समर में वहाँ विज़िट करना चाहते हैं आईएसआई. तो उन्होंने हमें इनविटेशन भेजा कि आ जाइए विजिटिंग प्रोफेसर बन के. जी. तो हम विजिटिंग प्रोफेसर एंड स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट बन के गए. 4 महीने वहाँ रहे, साथ में कुछ रिसर्च पेपर भी वहाँ लिखे लोगों के साथ. लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि ब्यूरोक्रेसी बहुत थी. इवन आईएसआई में भी इतनी ब्यूरोक्रेसी थी. बाकी जगह तो और ज़्यादा है. आईएसआई रिलेटिवली बहुत लिबरल प्लेस है, काफ़ी फ्रीडम है. लेकिन हमें लगा कि शायद अभी राइट टाइम नहीं है आने का. सो दैट वाज 1989. सो बेसिकली हम वापस आ गए, और उस समय बेसिकली 4 साल हम नॉर्थ डकोटा रहे. वो 89 में जब हम आए, उसके बाद हमें इंडस्ट्री में सोच रहे थे ज्वाइन करने का, तो हमने ज्वाइन किया बीएफ गुडरिच
एंड स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी में। तो वहाँ हम R&D में काम किया हमने वहाँ 2 साल, एंड उसके बाद हम यहाँ ओकलैंड यूनिवर्सिटी में मूव कर गए। तो बेसिक आइडिया यही कि जैसा आपने पूछा कि हमारा जाने का प्लान था, आंसर है हाँ था। लेकिन 2 चीज़ें थी, एक तो पैसे नहीं जाने के लिए उस समय, और दूसरे कुछ ऐसा था भी नहीं कि इंडिया में समथिंग इज लाइंड अप, Opportunity था नहीं कि थी, जी। अपॉर्चुनिटी अगर जाते फिर वहाँ ढूंढते हाँ तो शायद मिल जाता, शायद हो सकता है जी। ISI में जाते तो उनसे पूछते तो हो जाता, जी जी। लेकिन वो सब तो अननोन है, पता नहीं क्या होता, उसमें सर्टेनिटी तो थी नहीं। उस समय हम स्टूडेंट थे, इतने कॉन्फिडेंट भी नहीं थे। जी नो, सो भविष्य किसने देखा है। जी। तो यही था कि हमने जॉब ले लिया था, उसके बाद 4 साल जाने की कोशिश की, लेकिन 4 साल बाद जब देखा कि वो नहीं, हमने कहा कि फ़िलहाल अभी समय नहीं है जाने का, अभी फिर कभी शायद पता ही है कि थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट वो एकेडमिक फ्रीडम का टेस्ट भी लग गया था कि इतनी ब्यूरोक्रेसी नहीं यहाँ पे। हाँ, हाँ। नाटोकट स्टेट यूनिवर्सिटी में थे, जी तो बेसिकली हमने कहा कि शायद अभी नहीं। जी जी। तो हम फिर इंडस्ट्री में आ गए, 2 साल हमने इंडस्ट्री में काम किया। हाँ। कि तो उस समय जब हम इंडस्ट्री में काम कर रहे थे तब भी हम केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट प्रोफेसर थे, तो हम उनके लिए कुछ कोर्सेज वगैरह पढ़ाते थे। एंड देन 2 साल बाद आई वांटेड टू बी फुल टाइम एकेडमिक्स में, तो हम ओकलैंड यूनिवर्सिटी में आ गए। जी। अच्छा, ये सवाल मैं आपको लिखा नहीं था, यूनिवर्सिटी से मुझे ध्यान आया, और ब्यूरोक्रेसी की जब आपने बात करी तो यहाँ पे आप प्रोफेसर हैं और इंडियन यूनिवर्सिटी, तो अगर एक कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन करना चाहें तो कैसे आप देखते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी कहाँ है और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं? बहुत क्रेज़, लोग क्रेज़ रखते हैं ना यूएस में आके पढ़ने का, तो उसके पीछे केवल कंट्री है या कुछ रियल है कोर में जो बनाता है यहाँ पे आने के लिए? सो एक चीज़ है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक फ्रीडम फैकल्टी को काफ़ी है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी फ्रीडम है। सो बेसिकली जैसे हम हैं, हमें कोई कोर्स पढ़ाना है, तो हम जो चाहें पढ़ाएं, जैसा सिलेबस है, जैसा थोड़ा चेंज करना है कर सकते हैं, बुक वगैरह चूज़ कर सकते हैं। अपना इफ़ यू वांट टू मेक सम ड्रास्टिक चेंजेस कर सकते हैं धीरे धीरे। तो ये ज़रूर है, यहाँ पे काफ़ी फ्रीडम है। अच्छा। फिर यूनिवर्सिटी को भी यहाँ काफ़ी फ्रीडम है कि दे वांट टू डेवलप ए गुड प्रोग्राम इन सब सब्जेक्ट। तो आराम से, मतलब यह है कि आप डिस्कशन वगैरह करके फैकल्टी से आप इसके एडवाइस वगैरह लेके डेवलप कर सकते हैं। जी। इंडिया में क्या है कि सिलेबस वाइज इतनी फ्रीडम नहीं है। मेनी टाइम यूनिवर्सिटीज़ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूट्स लाइक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या IITs, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में इतनी फ्रीडम नहीं है। UGC काफ़ी मतलब वो कंट्रोल है उसका। और ऐसी NCERT वगैरह जो है ना, हायर, दीज पीपल काफ़ी टाइटली कंट्रोल करते हैं। और सो सिलेबस वगैरह कभी इतना रिवाइज नहीं होता, चेंज अप टू डेट नहीं, अप टू डेट बिल्कुल नहीं है। तो बेसिकली अभी हम जैसे गए थे, अभी हम राजस्थान गए थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान वहाँ, और वैसे भी हम बाकी जगह हैं, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद और कई जगह। हमने देखा कि अभी भी, वैसे हमने उनके सिलेबस भी देखे हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी के नहीं, बाकी जगह के भी। वो लोग अभी वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो हमने पढ़ी थी। अच्छा। हाँ, सो हमने पढ़ी थी जो BSc में, वो चीज़ें अभी पढ़ा रहे हैं। और वही चीज़ें मतलब जो हमने पढ़ी थी उससे 20 साल पहले भी वही चीज़ें पढ़ाई गई थी। तो सब्जेक्ट चेंज होते हैं, पूरा डिसिप्लिन बदल जाता है। और वो लोग इतने करंट नहीं है। करंट इसलिए भी नहीं है कि एक तो रिस्ट्रिक्शन पढ़ाने के लिए, दूसरा ये है कि ज़्यादा आम यूनिवर्सिटी में इतना रिसर्च फैसिलिटीज़ नहीं है कि लोग रिसर्च करें तो नई चीज़ें पता चलें, तो चेंज करने की कोशिश करें कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो हमें इस चीज़ को सिलेबस में लाना चाहिए, ये सब्जेक्ट ऑब्सोलीट हो गया, ये टॉपिक निकाल दें, तो वो नहीं हो रहा है। तो वो अफसोस की बात है कि वहाँ पे टाइम के साथ चेंजेस नहीं आ रहे हैं एजुकेशन में जो आने चाहिए। स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेस नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली ब्रेन हमारा वही 20 साल पुराना वाला ही रहेगा। और फिर पुरानी चीज़ पढ़ने से क्या मतलब फ़ायदा, क्योंकि वो चीज़ें अब रिलेवेंट नहीं रही मेरी एज सच। तो अब जैसे ये कि आपको कुछ पढ़ाना है और अभी आप वो
बेबी प्रॉब्लम दे के 4 डेटा पॉइंट दे के आप हाँ। सिखा रहे हैं, बट वो तो रियल लाइफ नहीं है। आजकल जो आप स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं, तो डेटा सेट में भी मिलियंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मिलियन नहीं है तो भी 5,000 ऑब्जर्वेशंस, तो अब वो तो आप हाथ से करेंगे नहीं, तो कैलकुलेटर से पढ़ाना वो सब मतलब नहीं होता। ओके, तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं कि वो जो है करंट नहीं है। जी। आगे हम जानना चाहेंगे कि जब आप यूएस आए थे तो कहते हैं ना कि आपको रेड कारपेट मिली कि आपके राहों में रोड़े मिले, वर देयर स्ट्रगल्स और यू गॉट द इजी पाथ, यू हैव हिंटेड हाँ। इनिशियली? नहीं, तो हमारा मतलब रिमेंबर हम तो स्टूडेंट जैसे आए थे, जी। so कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हमारे थे कि हम पीएचडी करने आए हैं, और यूजुअली जब यंग हो तो बेसिकली हर चीज़ एडवेंचर होती है। हाँ, एडवेंचर। सो इतना हमें फ्रस्ट्रेशन भी नहीं था, और टू बी ऑनेस्ट इन सम वे इट वाज ईजियर फॉर मी, क्योंकि हम इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट से आए, तो वहाँ से पुराने कुछ स्टूडेंट आ चुके थे, अच्छा। तो आई न्यू लिटिल बिट ऑफ अमेरिका। यहाँ आए तो भी मतलब एक आध लोग थे वाटरलू में जिन्हें हम जानते थे, तो फिर हम पिट्सबर्ग आए, वहाँ भी लोग जानते थे। फिर सो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें कि मतलब हमें रोडे अटके। हाँ, जी जी। पैसे की प्रॉब्लम थी, वो अलग चीज़ है, बट सिंस हम जॉब लेके तो आए नहीं थे, हम स्टूडेंट बन के आए थे, सो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी लो थी। हमें ये नहीं था कि कोई हमें वेलकम करे, यू वांटेड टू लिव विद मिनिमल दिस थिंग। सो एंड इंडिया से आए थे, इंडिया में ही मतलब उस समय इतना काफ़ी मतलब वहाँ भी फाइनेंशियली expectation प्रॉब्लम कमी थी, रही होगी। या हाँ। सो हमें कोई इस तरह का फ्रस्ट्रेशन नहीं था। रेड कारपेट नहीं मिली, वो तो ऑब्वियसली आई जी, डिडंट जी। एक्सपेक्ट इट, हाँ, हाँ। एंड एज ए स्टूडेंट यू शुड नॉट, या जी जी। तो ये क्या इंस्पिरेशन था जो यहाँ पे, डेफिनेटली हार्डशिप तो रही होगी, तो व्हाट वाज दैट इंस्पिरेशन कि आप अपने आप को चलाते रहे यहाँ पे? सो मतलब हमारा एटलीस्ट हमने जो एस्पायर किया था ज़िंदगी में कि आई श्योरली वांटेड टू पीएचडी एंड बेसिकली वांटेड टू लर्न, और आई काइंड ऑफ ऑलवेज एनविजन माई सेल्फ कि हम फैकल्टी मेंबर होंगे, पढ़ाएंगे यूनिवर्सिटी में। सो इस हिसाब से हमें कोई मतलब ये नहीं था कि रोड अटके या प्रॉब्लम, अच्छा। या वही हमें करना था, वही हमने किया। अगर हम शायद इंडिया जाते तो हम इंडिया में वही करते, प्रोफेसर रहते। ओके, सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया और अमेरिका, इंडिया ईस्ट का रिप्रेजेंटेटिव आइडियल कंट्री टाइप का है, हाँ। पूरब का देश, और वेस्ट का रिप्रेजेंटेशन अमेरिका करता है। तो इन दोनों देशों में अगर आपसे बोला जाए कि दो दो पॉजिटिव चीज़ें बताइए जो आदमी बोले हाँ ये दो गुड थिंग्स अबाउट इंडिया है, दो अच्छी चीज़ें अमेरिका के बारे में, तो दो क्या चीज़ें रहेंगी? पहले इंडिया से शुरू कर। सो इंडिया की दो बातें, एक तो यह है कि इट्स ए गुड थिंग कि इन सम वेज इंडिया थोड़ा लेड बैक कंट्री है। अच्छा। सो लोगों को एक दूसरे के लिए समय है। अच्छा। हाँ, सो एक्चुअली पर्सनल रिलेशंस वगैरह हाँ। मायने रखते हैं कि और लोग कंटिन्यू करते हैं। सो इस हिसाब से इतनी हार्डशिप, जितनी भी हार्डशिप वगैरह हो, you in some way you already have some kind of therapy and counseling. जी। Okay, it's not as frustrating. Okay, so that is certainly one good thing about India. Okay, environment जो है in some way you could say is very innocent. In India. Yeah, innocent जी। in the sense rat race नहीं है. हाँ, You know, जी। people have a natural respect for each other, not because कि आपके पास पैसा है इसलिए आप respect करेंगे. Okay, so material success is not necessarily the biggest thing there. जी। Okay, yeah, so that's one good thing about India. दूसरी thing जो इंडिया की अच्छी है, obviously हमारे हिसाब क्योंकि वो हमारा कंट्री है, हम वहाँ पैदा हुए हैं, and वहाँ की diversity जो है, okay, that is something I really admire. Yeah, जो diversity है, and we take diversity in a very natural way, in the sense we don't even kind of feel. Basically इंडिया में जब हम थे तो I never even thought of कि okay we are talking about diversity among people as such. हमारे लिए था ये this is how things are. Normal था। Yeah, normal, you know, this thing. यहाँ पे आ गए तो we talk so much about diversity etc. So
वो जो है वो बहुत अच्छा था इंडिया का, वहाँ की डाइवर्सिटी बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है, पार्ट ऑफ लाइफ है। या सो एज ए स्टूडेंट अभी हम लोग जैसे ख्याल ही नहीं आया, स्पेशली मैं तो इलाहाबाद से हूँ, मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो वहाँ पे जैसे इट्स वेरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम साउथ एंड फ्रॉम बंगाल ईस्ट एंड फ्रॉम गुजरात एंड मारवाड़ीज, दे ऑल सेटल्ड देयर। सो कभी ये लगा ही नहीं है कि ओके ये हम हिंदी स्पीकिंग हैं एंड दे स्पीक सम अदर लैंग्वेज, ऐसा कुछ वो ही नहीं था। अमेरिका की गुड चीज़ें ये है कि यहाँ पे इफ़ यू वर्क हार्ड देन सर्टेनली यू आर रिस्पेक्टेड, ओके, वो योर हार्ड वर्क इज ऑलवेज वैल्यूड, एंड इन सम वे इन मोस्ट केसेस इफ यू वर्क हार्ड you will always survive, you will be successful, okay, you will not be ignored, okay? और ये नहीं होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कोई आपके रास्ते में रोड अटका रहा है, या सो ये है कि हार्ड वर्क इज रिस्पेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड, सो दैट इज वन थिंग। द अदर थिंग विच आई लाइक अमेरिका की ओपननेस, इट्स वेरी वेलकमिंग कंट्री, okay? So it welcomes immigrants etc, okay? And it's very open to its criticism, okay? So ये एक अच्छी चीज़ है कि अमेरिका में रह के आप अमेरिका को ओपनली क्रिटिसाइज करो, बुरा नहीं मानते हैं, okay? एंड वो थोड़ा इंडिया में है कि इफ यू क्रिटिसाइज इंडिया को तो बाकी लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, okay? सो या फिर अगर हम इंडिया क्रिटिसाइज करें तो कहेंगे क्यों अपने देश का अपनी डर्टी लॉन्ड्री क्यों बता रहे हो, बट द थिंग इज अगर आप अपनी खुद की गलतियां खुद महसूस नहीं करेंगे तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे, okay? तो अमेरिका में ये है कि दे आर वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड दे टेक द क्रिटिसिज्म इन ए राइट वे, एंड मतलब ये कि दे ट्राई टू इम्प्रूव देमसेल्फ बेस्ड ऑन दोस क्रिटिसिज्म्स। थैंक यू। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा डेमोक्रेसी पे। अब इंडियन डेमोक्रेसी देख रहे हैं, वहाँ के मेच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी और यूएस की, तो दोनों में क्या फ़र्क लगता है? इलेक्शंस होने वाले, सो हमने जो क्लोज डिस्टेंस से जो इंडिया की डेमोक्रेसी देखी वो तो 70s एंड 80s की देखी, ओके। अभी जो हमने देखी है आई हैव नॉट सीन दैट क्लोजली ऑब्वियसली, लेकिन ऑब्वियसली 70s 80s में जो हमने देखा, सो ऑब्वियसली रिमेंबर दैट्स इमरजेंसी टाइम, सो डेमोक्रेसी वर्चुअली वैनिश्ड, ओके, दैट टाइम। सो वो तो इन सब में हमारा शिकवा है कि जब हम इंडिया में थे, सो बेसिकली डेमोक्रेसी वर कर्टेल्ड, ओके, बेसिकली एवरीथिंग वाज, सब कुछ बेसिकली बैन हो गया था। तो हम उस समय इमरजेंसी के समय इवन क्रिश्चियन कॉलेज में थे, ओके, बीएससी कर रहे थे। तो हमें अभी याद है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था कि स्पेशली यूपी बिहार में काफ़ी था, यूपी बिहार हरियाणा दिल्ली वगैरह में, कि उस समय ये फैमिली प्लानिंग का संजय गांधी ने बहुत शुरू किया था। सो आप तो शायद पैदा भी नहीं होंगे उस समय, लेकिन वो सब किया था। तो ये था कि वो फोर्स स्टरलाइजेशन वगैरह बहुत चल रहा था, नसबंदी वगैरह जैसे कहते हैं। तो बेसिकली दैट आई नो फॉर श्योर कि हमारे प्रोफेसर्स को पूछ रहे थे, बेसिकली यू हैव टू बेसिकली प्रोवाइड 5 cases or 10 cases ऑफ स्टरलाइजेशन। अब प्रोफेसर्स कहाँ से लाएंगे, हम लोग उनके स्टूडेंट जो हैं 17-18 साल के स्टूडेंट होते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अनफेयरनेस एंड एवरीबॉडी वाज काइंड ऑफ, सब डरे हुए थे। हम जो स्टूडेंट थे हम लोगों को भी लगता था। सो जैसे कभी ऐसे हुआ, अफवाह हुई कि ओ नसबंदी वाले आ रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही नसबंदी वाले आ रहे हैं, और सब पूरा स्कूल खाली हो गया, और पूरी कॉलेज सब चले गए, स्टूडेंट भाग गए, बिकॉज सबको डर था इमरजेंसी के समय। और प्रोफेसर भी बेसिकली they have to be the school, they'll make sure that they are somewhere hidden, कि कोई आए तो उन्हें ना करे कि आप उनको पकड़ लिए कि आपने केसेस क्यों नहीं दिया। और ये तो है कि रूरल एरिया वगैरह में तो काफ़ी हुआ था कि लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के स्टरलाइजेशन वगैरह किया था। सो सब डरे हुए थे प्रोफेसर वगैरह कि हमारे साथ भी ना ऐसा ना हो जाए। तो
हमने तो वो देखा है डेमोक्रेसी का। नेगेटिव पार्ट। या सो जब वो इमरजेंसी खत्म हुई, सो दैट वाज सर्टेनली वेरी लिबरेटिंग, बहुत लिबरेटिंग था। ओके, लेकिन उस समय जो था, इट वाज वेरी केओटिक आल्सो। ओके, बिकॉज लोगों को अभी डर था, जनता पार्टी जस्ट डिड नॉट नो हाउ टू फंक्शन, हाउ टू रियली टेक केयर ऑफ ऑल द फियर कंट्री हैड, सो मच रेजिस्टेंस था। सो in some way, that was time when democracy was indeed in danger in India. यहाँ पे जब हम आए तो certain there were democracy. Okay, you could criticize, you could be free, you could criticize even as a student. You can talk about America, its good part, bad part, etc. So यहाँ पे democracy थी, and I think it has been always there, although I do feel कि during last 6-7 years things are not as free as they used to be. So there's a lot of emphasis on being politically correct थोड़ा सा अमेरिका में आजकल, yeah, since last 6-7 years. Yeah, so you couldn't really be as free, and democracy is functioning, democracy है, but if you are still hesitant to speak your mind, तो that means थोड़ा सा दबाव जरूर है। लेकिन इंडिया में अभी जो है, I personally feel कि after इनके नरसिम्हा राव, things have been good. Okay, democracy has flourished quite a bit, अच्छी चल रही है। A lot of people do talk about Congress versus BJP, etc. compromise हो रहा है, but I do not see any such thing. Okay, I do give a lot of credit कि to Narasimha Rao government कि उन्होंने they made India, they tried to make India this prosperous country. They means he and Manmohan Singh, his finance minister, and that made people happy. And then perhaps that also affects that people are then willing to embrace democracy. So 74 to 77 or 80s में जो कुछ हुआ, उससे situation considerably improve हुई है, and I do not see any problem with Indian democracy at this point. I think things are fine right now. People do talk about there's a lot of religious tensions in India currently. मैं जब गया हूँ इंडिया पिछले 6-7 सालों में, I find that every community is doing well, and I do not see any riots going on, okay, as they were earlier. Yeah, so law and order is there. Law and order has improved, and it's not that law and order has become more dictatorial. It's not like that. Yeah, things are functioning. नाइस। तो अभी बहुत बात चल रही है कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री करना है, सो आपके हिसाब से इंडिया को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? व्हाट स्टेप्स दे शुड बी टेकिंग एज अ कंट्री? सो वो लेवल डेवलप्ड और डेवलपिंग उसका कोई मतलब नहीं होता, okay? लेकिन किस डायरेक्शन में इंडिया को जाना चाहिए वो उसके बारे में कह सकता हूँ, and that I can say because I have seen what works here and what are the shortcomings in current system in India. So एक चीज़ जो इंडिया में करनी चाहिए है population control. Overpopulation, that's really a problem. Okay? And that's going to be a bigger problem if you don't control, because there are so many people and simply you have not created enough jobs, resources, okay? And even enough space to live. So that is one thing. In that direction, India has to do something, and do something seriously. So that's where I kind of feel that politically that's a taboo topic. People don't want to talk about population control, etc. But I think somebody has to bite the bullet and basically take some step towards that. Okay? So population control is something that has to be done. Explosion of population is a serious issue in India. So that is one thing. दूसरी थिंग जो इंडिया किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो आई थिंक एजुकेशन
जी That system needs to be improved. हम्म Okay. So I'm not dismissing कितने जो effort हुए हैं actually उन्होंने किए हैं, but it has to be even more. So I commend the government कि उन्होंने lot of new IITs they have opened. Okay. Lot of engineering schools have made IITs, so they are putting effort on those things. Perhaps there should be more effort towards those. Okay. There should be more effort towards not just engineering and technology, but other things like medicine, etc. There should have to be more medical schools, okay, where they can provide cutting edge education. Okay, so there has to be in India education wise, rural education has to be improved. Okay, basic education needs improvement, but along with that, you also in order that country becomes prosperous, you also need higher education. उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करना चाहिए. So basically, what we need is more universities, more than what they are opening. They should have more research institutes, not just in engineering or technology or medicine, but in other sciences, other social sciences, for example, and other subjects. Okay. There should be more funding provided for research, and the curriculum for basic education as well as higher education, that needs to be updated. So in that sense, I think schools as well as universities should be given more freedom, okay, to update their curriculum. इसमें बेसिक एजुकेशन की आप बात किए हैं, तो बेसिक एजुकेशन में अभी मेरा मानना है कि कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं. इट्स ऑल लाइक निजी है, प्राइवेट है. हाँ, तो उसमें गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेना चाहिए. गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेना चाहिए. सी, गवर्नमेंट हैज टू इंटरेस्ट लेना चाहिए इन द सेंस दे शुड प्रोवाइड फंडिंग टू द स्कूल्स, जी okay, so that they can basically update schools as they deem fit. जी Okay, so उन्हें जो जरूरत है वो सर कर सकें. So like छोटे जैसे स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल्स हैं जहाँ बहुत लड़कियाँ हैं, रूरल उसमें लड़कियाँ जाती हैं, एंड वहाँ पे आप कीप ऑन टीचिंग बेसिकली things which are not of interest to them. Teach them things about home science, teach them about agriculture, okay, how to improve these things. So rigid curriculum रखना basic education में, that's not very good either. Okay, and some subjects are obsolete, वो सब पढ़ाने नहीं चाहिए. Okay, so पढ़ाओ things जैसे हिस्ट्री वगैरह पढ़ाना ठीक है, सब है, लेकिन बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर, सिविक्स, लड़कियों के लिए होम साइंस जैसे थोड़ा सा, हाउ टू रिन्यू, ऑल दोस थिंग्स शुड बी टॉट. ओके, सो इंडिया में अभी क्या है कि पुराने सब्जेक्ट चल रहे हैं, रट्टाबाजी चल रही है, एंड उससे कुछ नहीं है. डिग्री लेने फोकस ज़्यादा है, वही डिग्री लेने फोकस है, वही तो हाई स्कूल किसी तरह पास हो जाए वो भी ऐसा, ये सब नहीं होना चाहिए. सो बेसिक इसीलिए इस हिसाब से जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं हाई स्कूल के या इंटरमीडिएट के या हायर सेकेंडरी के, आई थिंक दे आर नॉट गुड आइडिया. आई पर्सनली थिंक आई पूरे स्टेट के, उत्तर प्रदेश का लीजिए, आई मीन बेसिकली करोड़ों में स्टूडेंट बैठते हैं, ओके, एंड सेम एग्जाम, बट you can't expect that everybody would be interested in same thing, everybody needs some same thing. विलेजेस वगैरह में डिफरेंट नीड है एंड डिफरेंट फैसिलिटीज, कम फैसिलिटीज़ हैं. ओके, और इफ़ यू गो टू लखनऊ वगैरह में, हाई स्कूल में मार्वलस फैसिलिटीज़ हैं. सो वो सब चीज़ें जो हैं चेंज करनी चाहिए. ओके, इतना रिजिड सिस्टम सबको एक ही एग्ज़ाम लेना है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है, वो नहीं करना चाहिए. एंड उसी वजह से बेसिकली सिलेबस अपडेट नहीं होते हैं, बिकॉज there is only one body which says we are going to update the syllabus every 10 years. जी, 10 years दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है, and that syllabus is not even relevant to anybody in 10 years. जी, उस हिसाब से मैं देखता हूँ यहाँ पे जैसे बहुत सारे स्कूल डिस्ट्रिक्ट हैं, वो अपना पूरा ऑल टुगेदर उनका अपना मैनेजमेंट है. एग्जैक्टली वो काफ़ी रीजनल है. सो फंडिंग वगैरह वैसे प्रोवाइड करना चाहिए, बट आई थिंक दीज बॉडीज शुड ट्रस्ट द टीचर्स, ओके, लोकल टीचर्स, कि वो क्या पढ़ाना चाहते हैं, वो क्या पढ़ाएंगे. सो अभी जो
वो है, बट एटीट्यूड है, ओके, एंड इट गोज बोथ वेज कि वेल वी कैन नॉट टच दोज पीपल, अगर उनको दे दिया तो वो घर बैठेंगे, वो नहीं पढ़ाएंगे। और वो होता है कि कुछ कई यूनिवर्सिटी हैं जहाँ टीचर वगैरह आते भी नहीं हैं, बट अब वन ऑफ द रीजन है कल्चर चेंज होना चाहिए। टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड एंड दे शुड बी आल्सो सुपरवाइज्ड कि दे आर इन द स्कूल एटसेट्रा, बट एट द सेम टाइम दे शुड बी गिवन फ्रीडम टू टीच व्हाट दे थिंक इज अप्रोप्रिएट। सो आज ये हर किसी को एक ही चीज़ सीखनी चाहिए, ये वो भी नहीं। जरूर नहीं। हाँ, और बिना समझे हुए रट्टा मार देते हैं। मतलब जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब आपको इट्स काइंड ऑफ फनी, लेकिन 6वीं क्लास में थे हम, के जी 6th क्लास में, तो छोटा सा शहर है धामपुर, बिजनौर जिले में। तो वहाँ पे रणजीत सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज में 6th क्लास था। हम लोगों को निबंध लिखने को दिया गया चांदनी रात में नौका विहार। अच्छा, ये टॉपिक था। 6th क्लास के बच्चे को, आई मीन चांदनी रात में नौका विहार, दिस इज सपोज टॉपिक फॉर समथिंग रोमांटिक, राइट? हम लोग को निबंध लिखने को दिया गया। अरे कभी हम लोग नदी में नाव में आधे लोग बैठे नहीं हैं, धामपुर में कोई रिवर नहीं है, चांदनी रात में नौका विहार में निबंध लिखो। सो ये सब चीज़ें टोटली मेक्स नो सेंस। So, you understand what I'm saying, you know, it's total irrelevant, there's total disconnect, but education है, आप लिखो तो भी यह है कि हमने किसी कुंजी में वो सॉल्यूशन कुंजी पढ़ा है उसका, वही रट्टा मार के लिख दो, and that's not how the education should be. उससे कनेक्ट नहीं कर पाते थे। या जी, अभी जैसे अब तो थोड़ा कम सुनने में आ रहा है, पहले ब्रेन ड्रेन वर्ड काफ़ी पॉपुलर या इनफेमस हम बोलेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से ना। लोग बोलते थे कि आईआईटी, फॉर एग्जांपल आईआईटी में गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट करती है और वहाँ से पढ़ने के बाद सीधे लोग बाहर चले जाते हैं, स्पेशली अमेरिका। तो उस पर आपका क्या मानना है? ब्रेन ड्रेन इज गुड और हाउ डू यू परसीव? सी, अब हम कैसे कहें, हम खुद ही आ गए हैं यहाँ, लेकिन हम सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है अभी जी। लेकिन कोई अगर बाहर जाके रहना चाहता है, बाहर जाके सीखना चाहता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप हर किसी को अगर सीखने का मौका मिले तो किसी से भी सीखना चाहिए। उसमें मतलब ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब जैसे रामायण में ही है, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा कि रावण के पास शिक्षा प्राप्त करो, राइट, जब रावण डेथ बेड पे था। सो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर आना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको मौका है, आपको इंटरेस्ट है, आप सोचते हैं कि ये जगह अच्छी है, तो आपको वहाँ श्योर मास्टर करने आना है, आइए, पीएचडी करने आना है, जाइए। क्या इंडिया से अमेरिका आना है, जर्मनी आना है, इंग्लैंड आना है, श्योर आइए और पढ़िए वहाँ पे। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि हाउ यू कैन सर्व द वर्ल्ड एंड योर कंट्री, बोथ कंट्रीज, योर कंट्री वेयर यू आर लिविंग एंड योर बेसिक एंसेस्ट्रल कंट्री, किस तरह से। सो आपको डिसाइड करना है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हरदम अच्छी चीज़ है। और पर्सनली इन माय केस, चूँकि हम स्टूडेंट थे इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट में, so exchange used to be both ways, so I found it very healthy. So a lot of people from America used to come as visiting professors. Not only that, a lot of people जो थे बाहर से आते थे पढ़ने के लिए। तो ISI कलकत्ता में there is one whole basically division where they basically train students from African countries and developing countries. वो आते हैं and they learn statistics. और उसके बाद they go. Okay. So that is fine. When I said दिल्ली में जब हम थे फाइनल ईयर के लिए, तो वहाँ पे हमारे साथ हॉस्टल में एक स्टूडेंट था, वो बेल्जियम से आया था। okay. उसका नाम था जॉन ड्रेज। okay. So basically काफ़ी बड़े एक्चुअली काफ़ी वेल नोन प्रोफेसर का लड़का था, and he just wanted to do PhD and he thought India is maybe a good place, तो वहाँ करने आया इकोनॉमिक्स PhD। सो एक्चुअली आप लोग पर जानते हो, सो लेटर ही बिकेम इंडियन सिटीजन जॉन ड्रेज। एंड जो इंडिया में जो नेग्रा स्कीम है दैट एवरीबडी शुड हैव वर्क इफ यू आर अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड वर्कर एंड दे विल गेट 100 रुपीज मनरेगा या।
So that was basically his brainchild, John Dewey. So he is actually big economist. ही बहुत सारे बुक्स वगैरह लिखे हैं, पेपर्स लिखे हैं अमर्त्य सेन के साथ. अच्छा. तो वो मेरे साथ हॉस्टल में था दिल्ली में. And basically he came to India. He thought, exchange of ideas is good. He will learn something new in India. इसलिए आया था. उसको अच्छा लगा, वहीं सेटल हो गया. Okay? इंडिया में ही शादी कर ली इंडियन से, वहीं सेटल हो गया. And that's perfectly all right. It was other way around also. बहुत से लोग आते हैं इंडिया से, यहाँ आके सेटल हो जाते हैं. अब लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा कि यहाँ आया, यहाँ सेटल हो गया और इंडिया से सारे ताल्लुकात तोड़ दिए. जी. तो ऐसा तो होता नहीं है. तो everybody in his or her own ways contributing to India. Okay? To lesser extent or to higher extent, it all depends. जी. Okay? सर्कमस्टेंसेस भी होती हैं, इंटरेस्ट भी होता है और एज भी होती है. When you get older, you start thinking more about making difference to the places which have made difference to your life. So a lot of people do, start thinking of helping India in later stage, myself included. Yeah. तो अभी आपको लगभग 42 इयर्स के आसपास हो गए इंडिया. Yeah, 43 हो गए. Yeah. 43. तो अभी इंडिया को मिस करते हैं? हाँ मिस करते हैं. Let's put it this way कि हर साल I need that my feed. So एक जब मैं जाता हूँ इंडिया हर 1 साल 1.5 साल में. ओके. सो वो अपनी डोज लेके वापस आ जाता है. या और उसके बाद you come back, but you are always in touch, and now obviously it's easier because you are obviously in touch with phone calls, WhatsApp, email वगैरह. So India को I won't say miss करते हैं, but India is in my heart, and I make sure that I keep in touch with India. I make sure that even academically I keep in touch with India. So I went as a Fulbright scholar to Rajasthan, India में 2 साल पहले. इस साल I went to University of Allahabad to give a keynote speech in a conference, main speech. वैसे I go to Indian conferences regularly. अभी मैं दिसंबर में जाने वाला 2 conferences में, कलकत्ता में एक चेन्नई में. So regularly इंडिया में तो ज़्यादा रहता हूँ. I do try to connect with India. आपने पूछा चूँकि क्या how we make difference to India. So yeah, तो ये भी कि I had tried to do some charitable work in India. So just not to boast, but like more to actually complain. So basically जैसे मैं भेजता for some charitable organization. So every month I used to send money, set aside and send the money and by check, and it was going fine. And then and I never noticed कि ऐसा होता, मतलब पैसा जा रहा है, वो चेक कैश हो रहे हैं वगैरह नहीं. तो I think it was 2021 or 2022. So उनके यहाँ से मुझको एक एनवलप आया, चेक एनवलप विद पिछले 1.5 साल या 2 साल के सारे चेक्स, अनकैश चेक्स. अच्छा, रिटर्न. तो मैंने नोट ही नहीं किया था कि उन्होंने चेक किस नहीं किए, कैश नहीं किए, बिकॉज यू सेंड इट एंड देन यू डोंट रियली सी अकाउंट ऐसा करके. तो ऑब्वियसली वो कह रहे थे कि वेल देयर आर न्यू रूल्स एंड उसके लिए आपको पासपोर्ट की कॉपी भेजनी चाहिए और ये पेपर भेजना चाहिए, वो पेपर भेजना चाहिए. वो सब करके सो वो कह रहे थे वी कैन नॉट कैश इट बिकॉज दोज आर रूल्स. तो भेजो, सब भेजा वगैरह, कुछ नहीं हुआ. और एंड आफ्टर दैट आई ट्राई टू सेंड मनी, भेजता हूँ, होते ही नहीं, वो कैश ही नहीं करते हैं. सो बेसिकली अब ये होता है कि वांट टू डू समटाइम्स थिंग्स फॉर इंडिया बट दे आर ब्यूरोक्रेसी इतनी है, वो हो नहीं रही है. तो अभी मैं पिछली बार गया और मैंने कहा कि ओके मैं बैंक से, वहाँ मेरा अकाउंट है इंडिया में, बट बेसिकली आई पुट मनी इन डॉलर्स एंड दे कैन, सो आई कैन नॉट विदड्रॉ इन डॉलर्स, आई कैन बट नो. सो मैंने उनको कहा कि मंथली ट्रांसफ़र का
वो प्लान कर दो ऐसा करके। हम्म, उन्होंने कर देते हैं वगैरह, और यहाँ के पता चला अभी तक नहीं किया। मैंने उनको लिखा वगैरह भी, वो जी, कहते हैं हाँ। ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, सब भेजा, हाँ, होता ही नहीं है। जी, सो दैट वन कंप्लेंट आई डू हैव, दैट sometime Indian bureaucracy makes it hard for people to help India. जी, Okay, and I understand their intention, क्योंकि ये जो नया रूल वगैरह आए थे, हाँ, कुछ क्योंकि फॉरेन जो बेसिकली है ना ब्लैक मनी वगैरह जो फॉरेन जी, से जी, ड्रग मनी वगैरह इज बीइंग मूव टू इंडिया हम्म, एंड बेसिकली यूज फॉर द untoward जी, causes, हाँ, undesirable causes, terrorism वगैरह के लिए. So they want to put all those kind of steps Stop, so that the bad money does not get in the system. लेकिन basically a fallout of that is that people like us who try to help, we cannot help. Yeah. जी, जी, सिस्टम मतलब हेल्प करने का उतना इजीनेस प्रोवाइड नहीं करता है। हाँ वही तो, अब मतलब अब ये भी है जैसे कि अगर एक बार हमने पासवर्ड वगैरह का कॉपी सब भेज दिया, हाँ, तो रखो उसको, बैंक शुड कीप इन रिकॉर्ड, और उसके बाद आप आके अगर चेक वगैरह भेजें तो करना चाहिए, राइट। हाँ, लेकिन वही हालत तो ये है कि हम सब भेजा है, उसको तो कहते हैं हम या वो नहीं चलेगा, आपको फिर भेजो, एंड सो कंफ्यूजिंग, वही नहीं कर सकते। Now I want to, the other thing is I want to go to even India and perhaps travel and to see the places where I can perhaps do help वगैरह। अब उन्होंने ये कर दिया है कि यहाँ से ट्रेन रिजर्वेशन कराना इतना मुश्किल है, उसके लिए आधार कार्ड मांगते हैं, हमारे पास आधार कार्ड है नहीं। सो यू कैन नॉट इवन मेक रिजर्वेशंस। जी, सो द लॉजिस्टिक्स वगैरह जो है ना, हाँ, वो इंडिया में थोड़ी इम्प्रूव करनी चाहिए। जी, अब मतलब जैसे ब्यूरोक्रेसी इतनी खराब है इन सम वे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ 30-35 ईयर्स पहले की बात, उससे भी ज़्यादा पहले। तो मैंने एक बार मकान खरीदा बड़ौदा में अपने पेरेंट्स के लिए, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसा कैश करना था, तो मैं बैंक में गया, स्टेट बैंक में वहाँ पे। तो उन्होंने कहा ये सब करने के लिए ठीक है, पासपोर्ट की कॉपी लाओ, वो सब करो, सब डॉक्यूमेंट की। मैंने सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी दे दिया, उन्होंने कैश कर लिया। तो सो हैपेंड कि 2-3 दिन बाद कुछ और मतलब उसी सिलसिले में पैसा कुछ कम पड़ गया, तो हमें और पैसा निकालना था। तो हम गए वहाँ पे, वो फिर कहते हैं पासपोर्ट की कॉपी लाओ। अब हम कह रहे हैं आप 3 दिन पहले आए थे, तुम हमें जानते हो, क्यों रद्दी कलेक्ट कर रहे हो? तो लिख दो कि पासपोर्ट वाली कॉपी उस ट्रांजैक्शन के साथ है, राइट। लेकिन वो नहीं, उन्हें पूरा वो फॉर्मेलिटी है कि मतलब हमें पेपर चाहिए तो आप पेपर दोबारा लाओ। जी, तो आर्टिफिशियल वही कॉमन सेंस थोड़ा होना चाहिए ना। वो तो रोबोटिक टाइप का है। हाँ वही तो। जी, जी, अब ये जैसे इंडियन जो ऑडियंस हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? इट्स ओपन माइक, तो एनीथिंग यू वांट टू से? सो इंडियन ऑडियंस से 2 चीज़ हम कहना चाहेंगे कि बस से 2 या 3 चीज़, हाँ, जो कुछ मेरे भी, दिमाग में आती हैं। हाँ, ओके, पहली चीज़ तो free. ये कि इंडिया में एवरीबॉडी शुड बी अवेयर ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ओके, वो इट्स गोइंग टू बी सीरियस प्रॉब्लम फॉर द कंट्री, एंड फॉर द कंट्री मीन्स नॉट योर जनरेशन बट योर चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन। ओके, इट विल सो ओवर पॉपुलेटेड, देयर विल नॉट बी एनी जॉब्स, ओके, if the current things continue. Okay, so that's a serious problem. Population has to be controlled. The other thing is, as I said earlier, education is very important. So everybody should go for education. There should be right to education for everybody, and that means in principle perhaps there is right to education, but अब villages में अगर आपका स्कूल 10 मील दूर है तो कैसे बच्चे जाएंगे? जी, अब ये है कि 10 मील दूर स्कूल है और यहाँ पे छोटी फैमिली है जिसमें छोटा उनका एग्रीकल्चर फार्म वगैरह है, खेत वगैरह हैं, बच्चों की हेल्प जरूरत पड़ती है। तो जब सीज़न में दे वांट बच्चे भी थोड़ा हेल्प करें उसमें। अब वो 10 मील जा रहे हैं, 10 मील आ रहे हैं, तो कैसे हेल्प करेंगे? तो बहुत लोग बच्चों को भेजते नहीं स्कूल, तुम्हें यहाँ खेत की ज़रूरत है, स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? तो वो सब जो है छोटे छोटे स्कूल हर जगह होने चाहिए। और
प्रैक्टिकल एजुकेशन सिखानी चाहिए, जो मैंने कहा ही है। तो राइट टू एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट जस्ट दैट इज ऑन द पेपर. And then same thing, higher education should be made more accessible. Okay, there should be more universities, more degree colleges, and there should be more freedom for people to develop their own curricula. Okay, so वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है. एंड क्या है कि अगर ये सब नहीं किया, so you have lot of unskilled labor and not that many jobs. Okay, जॉब क्रिएशन कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जॉब क्रिएशन स्पेशली इफ द पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग, अगर जॉब नहीं क्रिएट किए, पॉपुलेशन एक्सप्लोडिंग, तो कैसे काम चलेगा? लेकिन जॉब क्रिएशन के लिए एजुकेशन ज़रूरी है. एजुकेशन ज़रूरी है. और उसके साथ द थर्ड थिंग जो मैं कह रहा हूँ, ये है ब्यूरोक्रेसी जो बहुत है. ओके, सो जॉब क्रिएशन के लिए आपकी ब्यूरोक्रेसी हटानी होगी. ओके, तो वो थोड़ी हेल्प चाहिए वहाँ पे कि थिंग्स शुड बी मेड ईजियर, वो करना चाहिए. सो ये तो तीन चीज़ मैं बताई. चौथी जो मेरे अभी ख्याल में आ रहा है, वो एनवायरनमेंट का ज़रा वो है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन वगैरह बहुत है, गंदगी वगैरह जो कम करनी चाहिए. सो इन दैट सेंस अगेन दैट गोज विद एजुकेशन. थोड़ा सिविक सेंस जो है ना, थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए. अब मैं कह रहा हूँ ये, एंड आई एम सेइंग दैट नॉट एज ए क्रिटिसिज्म, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इट. दैट्स हाउ आई थॉट जब हम छोटे थे कि हमारा घर साफ रहना चाहिए, बाकी कूड़ा गली में डाल दो ऊपर छज्जे से. नो, गलत चीज़ ना, हमने देखा है ऐसा होता है. या फिर ये कि साहब हम जो हैं, हम हमारा घर, हमारे बच्चे सब अच्छा है, उनके लिए सब होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में. सॉरी टू यूज दैट लैंग्वेज, बट नहीं, ऐसे मतलब ऐसी मेंटलिटी थोड़ी है कि थोड़ा सिविक सेंस की, और थोड़ा ये कि सफाई वगैरह हमारी जिम्मेदारी है, वो होना चाहिए. एंड इन दैट सेंस दो चीज़, एक और चीज़ है, यू नो, एक दो गाने एक्चुअली आज से. एक गाना है, इंसाफ की डगर पे बच्चों बताओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के. और दूसरा है अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए तो जमाने के लिए. राइट. सो आई मीन गाते हैं हम लोग, बट उसकी मीनिंग पे ध्यान नहीं देते. सो बेसिकली वन ऑफ द थिंग इज द सोशल जस्टिस. वो भी एक बड़ी चीज़ है इंडिया में, जो उसके बारे में सोचना चाहिए. okay? जो गाना है कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, इंसाफ जस्टिस के चल के, बट वी आर नॉट टॉकिंग लीगल जस्टिस और दोस काइंड थिंग. वी आर टॉकिंग सोशल जस्टिस. ओके, कि यू नो देयर शुड बी एम्पैथी फॉर द पीपल who are worse than you, poorer people. and वो थोड़ी insensitivity हम मतलब बेसिकल नेचर बन गई है. okay? So we just don't even notice that इतनी गरीबी आउटसाइड हमारे घर में है. okay? तो वही कि हमारे घर में सब अच्छा है, बच्चे को हो रहा है, बाकी जो है सड़क पे कोई भूखा बच्चा भीख मांग रहा है, we just overlook it. We got so used to it. okay? So that sense of social justice वो नहीं, वो करना चाहिए. और ये जो जिसका अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो थोड़ा चैरिटेबल कॉजेज में भी होना चाहिए. तो वो समटाइम आई लुक बैक कि अगर इंडिया में जॉब लिया होता, तो पर आई विल आल्सो बी वन ऑफ दोज कि सोचते रहेंगे अपनी फैमिली के लिए करते रहो. ओके, सैलरी आ रही है, वो करो, अपना वेलबींग का सोचो. But I would not even think of doing these charitable causes, which at least I think of those now here. Despite all the obstacles, at least I consider. So younger generation के लिए those two things I like to say that कि थोड़ा social justice का सोचिए, education का सोचिए, civic sense का सोचिए, और population के बारे में सोचिए. बाकी सब प्रॉब्लम जो है सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैं कि religious tension वगैरह, those essentially are more of economic than
religious. Mhm. If everybody has job and everybody thinks of the well-being of is well off and thinks of well-being of others, there would not be any such tensions. Societal tensions will not be there. जी जी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी बातें बताई और हमें आशा है कि इन बातों से काफ़ी लोग प्रकाशमान होंगे और उनको ज़रूर फायदा मिलेगा। नहीं, धन्यवाद जी। आपको कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया मुझे अपने दिल की बात कहने का मौका दिया। एंड इंडियंस के लिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट टेक एनी ऑफेंस ऑफ माय क्रिटिसिज्म, एज आई सेड अर्लियर इन माय दिस इंटरव्यू, कि unless you know what's wrong with you, you will never improve. Unless you take those criticism in the right way, you will never improve. I try to basically use that motto in my life, and I urge you to also consider the same. जी थैंक यू। Thank you.